कॉम्प्रिहेंशन 6। इसमें बच्चों हमें गिवन है कि हम एक कांस्टेंट रेट पे दो बॉडीज को हीट दे रहे हैं। उनका हमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। उसके बेसिस पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो बच्चों हम क्लियरली देख सकते हैं कि शुरू में तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। तो इसको अगर हम ग्राफ से देखें वो कौन से वाला टेम्परेचर हुआ। बॉडी 1 के लिए ये 40 डिग्री वाला हुआ और बॉडी 2 के लिए 80 वाला। तो टेम्परेचर कब कांस्टेंट रहता है बच्चों? जब हम जब बॉडी की स्टेट चेंज हो रही होती है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉडी मेल्ट कर रही होगी। आपके माइंड में ये आ सकता है कि मेल्ट की क्यों, हो सकता है वेपराइज भी कर रही हो, बिल्कुल पॉसिबल था। बट ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसमें मेल्टिंग लिखा हुआ है, इससे हम ये मान सकते हैं कि भाई ठीक है, सबसे पहले सॉलिड होएगी उसके बाद मेल्ट कर रही होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपली यही है कि हमें बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं बॉडी 1 और 2 के। तो हम देख सकते हैं क्लियरली बॉडी 1 का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 40 और बॉडी 2 का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या है 80। तो ये रेशो हाफ हो गई, इसलिए हमारा इस केस में आंसर ए आ गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन, उसमें है स्पेसिफिक हीट्स ऑफ बॉडी 1 एंड 2। तो अगेन बच्चों जैसे मैंने कहा था कि हमें ये ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट है। तो बॉडी 1 का टेम्परेचर आप देखो 0 से 40 जा रहा है इन 10 सेकेंड्स एंड बॉडी 2 का जा रहा है 0 to 80 इन 5 सेकेंड्स। तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखते हैं, रेट कांस्टेंट था तो बॉडी 1 को कितनी हीट मिली बच्चों? अगर रेट पी था तो हीट कितनी मिलेगी? रेट क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो गई? रेट इनटू टाइम बच्चों, राइट। तो बॉडी 1 के लिए जो एनर्जी हो गई वो हो गई पी इंटू 10। वो किसके इक्वल हो गई? बॉडी का मास 1 का मास इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट इंटू बॉडी 1 का जो टेम्परेचर चेंज हुआ था वो हम देख सकते हैं 0 से 40 हुआ था। ऐसे ही अब बॉडी 2 के लिए अगर हम देखें तो उसका 5 सेकेंड्स में 80 तक जा रहा है। तो उसको जो एनर्जी मिली वो पी इंटू 5 हो गई। तो उसका मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 80 माइनस 0 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों ये इक्वल अमाउंट भी दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि इस केस में इसका मतलब है कि इक्वल मासेस है, ठीक है ना। अदरवाइज हम रेशो कैलकुलेट ना कर पाते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ डिवाइड करें तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया, M1C1 40 अपॉन M2C2 80। तो जैसे मैंने कहा मासेस सेम मान लो, तो यहाँ से C1 अपॉन C2 की वैल्यू बचो आप देख सकते हो 4:1 आ गई। तो इसलिए हमारा आंसर बी बन गया। 17th, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट्स ऑफ बॉडी 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम जब मेल्टिंग हो रही है उसको देखते हैं। तो हम देख सकते हैं बॉडी 1 को मेल्ट करने में बच्चों कितना टाइम लगा। बॉडी 1 जो है हमारी वो आप देख सकते हैं ये इस ड्यूरेशन में 10 से 20 मतलब 10 सेकेंड के लिए मेल्ट की है। एंड बॉडी 2 जो है वो मेल्ट की फ्रॉम 5 to 15। तो वो भी 10 सेकेंड के लिए ही मेल्ट की है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से देख लो, बॉडी 1 10 से 20 सेकेंड्स के बीच में मेल्ट की है, दो 10 सेकेंड हुए। एंड बॉडी 2 5 से 15 सेकेंड्स में मेल्ट की है, तो उसको भी 10 सेकेंड्स हो गए। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि 10 सेकेंड ही लगे हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे भाई, बॉडी 1 को कितनी एनर्जी मिली
P/10 क्योंकि 10 सेकंड लगे थे। ये किसके इक्वल हो गया? बॉडी 1 का मास इंटू उसकी लेटेंट हीट। अब बॉडी 2 को भी 10 सेकंड ही लगे थे तो इसलिए उसको भी एनर्जी P/10 ही मिली। तो ये हो गया उसका मास इंटू उसकी लेटेंट हीट। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो रेशो है वो 1 ही होगी, तो इसलिए इस केस में आंसर हमारा ए आ गया।